एक बड़े से महल में कई सारे नौकर अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी उन सबको मंदिर के बाहर से गाने की आवाज आती है, जो कि एक लड़की गा रही थी। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, जल्दी करो सबके सब, अगर दीदी को पता चल गया तो हम पूजा में शामिल नहीं हुए हैं तो वो कितना गुस्सा करेंगी। पहले पूजा में चलो, यहाँ का काम बाद में निपटा लेंगे। इतना कहकर वह लड़की और बाकी के नौकर वहां से निकल जाते हैं और मंदिर के पास आकर रुक जाते हैं। वह देखते हैं भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति के सामने नीचे जमीन पर सफेद गद्दे लगे हुए थे। लड़की गा रही थी। उसने एक सफेद अनारकली सूट पहना हुआ था और सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उसके पीछे एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफेद सिल्क साड़ी में और गले में मोतियों की माला पहने हुए, जिन्हें देखकर ही पता चल जाए कि वो कितने रुतबे वाली है। उस लड़की ने हाथ में बीड़ा पकड़ा हुआ था और सब उसके गाने से मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन बुजुर्ग महिला के पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जो उनके बेटे थे, सफेद कुर्ते और सफेद पजामी में, और उनके बगल में उनकी पत्नी एक पीले कलर की साड़ी में थी। उस लड़की की दूसरी तरफ एक आकर्षक नौजवान था, जिसने ग्रे कोट पहना हुआ था। उनके पास उनकी पत्नी थी, जिसने हल्की गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वह एक छोटे से 3 साल के बच्चे को इशारा कर रही थी चुप रहने के लिए, जो शायद भगवान के लड्डू पर नजर रखे हुए था। और उनके पीछे खड़ी थी एक लड़की, जिसने एक ब्लू कलर का क्रॉप टॉप, ब्लू प्लाजो और डार्क ब्लू कलर का श्रग पहना हुआ था और उसके काले बाल पीठ तक आ रहे थे। वो लड़की भजन करने के बाद पीछे मुड़ती है और आरती की थाली लेकर सबको आरती देती है। गोरा रंग, नीली आंखें, खुले बाल जो उसकी कमर से नीचे तक आ रहे थे। माथे पर एक छोटी सी बिंदी, काले रंग की बिंदी लगाई हुई थी। कानों में झुमके पहने हुए थे, हाथों में कलाइयां तक 2 कंगन पहने हुए, नाक में नोजपिन पहने हुए वह बहुत सुंदर लग रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि हमारी श्रुति है। सबसे पहले वह बुजुर्ग महिला के पास जाती है और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें आरती की थाल देती है। वह बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए श्रुति को देखकर कहती है, मन प्रसन्न हो जाता है बेटा। सुबह सुबह ऐसा भजन सुनकर एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब आपका भजन ना सुना हो। जितनी सुंदर आप हैं, उससे कहीं ज्यादा सुंदर आपकी आवाज है और आपका व्यवहार है। धीरे धीरे श्रुति सबको आरती देती है। घर के सब लोग आरती और प्रसाद लेकर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। श्रुति फिर सर्वेंट की तरफ आती है और एक आदमी को प्रसाद देते हुए कहती है, सुरेश भैया, आज आप फिर से लेट हो गए। अब आप जल्दी जाइए, क्योंकि आज फिर आपने गार्डन में पानी का पाइप खुला छोड़ दिया है। इतना सुनते ही सुरेश तुरंत वहां से चला जाता है। श्रुति फिर एक औरत के पास आती है और उन्हें देखकर कहती है, नीता आंटी, आपने आज फिर आलू जला दिए। अब आप जल्दी से किचन में जाइए और जाकर गैस ऑफ कीजिए। नीता आंटी अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती हैं, ये सब रोज रोज हम कैसे भूल जाते हैं। हम अभी जाकर नाश्ते की तैयारी करते हैं। श्रुति फिर एक आदमी के पास आती है और उन्हें देखकर कहती है, रामू काका, आप जल्दी से जाइए, क्योंकि कल जो नया बॉस इस घर में आया है वह अपने कोने की टेबल पर ही छोड़ दिया है। उसे ठीक से रखिए, वरना शिवम उस छोटे से बच्चे का नाम खेलते खेलते वह गिरा देगा और उसे चोट लग जाएगी। रामू काका भी ये बोलकर बाहर निकल जाते हैं। अगर श्रुति बिटिया इस घर में ना आती तो भगवान जाने ये सारे काम इतने आसान कैसे होते हैं। श्रुति फिर उन छोटे बच्चे के पास आती है और अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उसको घूर कर देखती है। फिर एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ती है और हंसते हुए कहती है, आपने आज फिर से शरारत की शिवम। हमने देखा था आपको लड्डू चुराते हुए। शिवम भी मासूमियत से कहता है, पर बुआ, आपने ही तो कहा था कृष्णा जी भी माखन चुरा कर खाते थे। मैं भी वही कर रहा हूँ। श्रुति उसके गाल छूकर कहती है, पर चोरी करना गलत बात। हमने ये भी तो कहा था। शिवम मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़ लेता है और सॉरी बोलता है। श्रुति कहती है, सिर्फ सॉरी से कुछ नहीं चलेगा, आपको हमसे प्रॉमिस करना होगा आगे से आप ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। शिवम भी वैसा ही करता है। थोड़ी देर में श्रुति और शिवम मंदिर से आते हैं। श्रुति सबसे पहले सब बड़ों को नाश्ता सर्व करती है। उसके बाद दादी माँ को दवाई देते हुए कहती है, दादी माँ, आप सिर्फ आराम करेंगे, अब अपने कमरे में जाइए। और फिर उन आदमी और औरत को देखकर कहती है, अंकल आंटी,
पंडित जी अभी थोड़ी देर में आते होंगे, आप बैठकर उनसे बात भी कर लीजिएगा, हम नाश्ता हॉल में ही भिजवा देंगे। अंकल जैसे ही कुर्सी से खड़े होने के लिए उठते हैं, वैसे ही फिर से उनके कानों में श्रुति की आवाज़ आती है, जो उनसे कह रही थी, रवि भैया, लॉन के पास जो सोफ़ा है उसमें पिंक तकिए के नीचे गुलाब जामुन की कटोरियाँ होंगी, वह आप फ्रिज में रख दीजिएगा। अंकल जी जैसे ही ये बात सुनते हैं, वह घूर कर श्रुति को देखते हैं और अंकल जी को उनकी पत्नी श्रीमती सुधा देख रही थी। सुधा जी कैलाश जी को देखकर कहती हैं, आपको डायबिटीज़ हो रखा है, आप फिर मेरी बात नहीं मानते। कैलाश जी श्रुति को देखकर कहते हैं, श्रुति आप बहुत बुरी हैं। श्रुति अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहती है, हम जानते हैं अंकल, पर हम भी क्या करें, हमें तो आपकी हेल्थ का ध्यान रखना होगा ना। और पिछले 5 सालों से हम आपका यही डायलॉग सुनते आ रहे हैं, पर आप फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अगर आपने मिठाई खाना नहीं छोड़ा तो सोच लीजिएगा, जानवी दीदी की शादी में हम आपको मिठाई देखने तक नहीं देंगे। कैलाश जी भी श्रुति को देखकर कहते हैं, बेटा हर बार आप जीते, ये अच्छी बात नहीं है। सुधा जी घूरकर कैलाश जी को देखकर कहती हैं, अरे कुछ तो शर्म कीजिए, अब तो आप दादा भी बन गए हैं, फिर भी बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते रहते हैं। हम भी क्या करें, अगर दोबारा से इन्होंने ऐसी वैसी हरकत की तो हमसे बिना पूछे इनका रात का शुगर फ्री सूजी का हलवा वह भी बंद करवा देना, तब पता चलेगा। और फिर उन्हें देखकर कहती हैं, अब आप चलिए, पंडित जी से हमें तैयारियों के बारे में कुछ बात करनी है। कैलाश जी भी फिर उदास होकर उनके पीछे सर झुकाकर चले जाते हैं। श्रुति फिर उस नौजवान को देखकर कहती है, अजय भैया, आज से आप अपना ऑफिस का काम घर पर नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अपनी स्टडी रूम में करेंगे। फिर डाइनिंग टेबल से उसका लैपटॉप उठाकर उसकी गोद में रखते हुए, कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है आपने, आप अपनी बहन के साथ वक्त बिताइए। कुछ दिनों बाद जानवी जी की शादी हो जाएगी और जाकर पहले सुमन भाभी को मनाइए। आप उनके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते हो। वह बहुत गुस्सा हो रही थी। अजय जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, श्रुति उसके हाथ से लैपटॉप ले लेती है और कहती है, काम की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ऑफिस का काम मैं कर देती हूँ, बस अब आप लास्ट में डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा, पर प्लीज़ अभी आप जाइए। जानवी और सुमन पहले ही नाश्ता करके अपने कमरे में चले गए थे। फिर शिवम को देखते हुए, शिवम आप फटाफट से अपना दूध खत्म कीजिए। शिवम कहता है, नहीं बुआ, हमें दूध बिल्कुल पसंद नहीं, हम नहीं पिएंगे। श्रुति कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको आपकी फेरी टेल वाली कहानी भी नहीं सुनाएंगे। इतना सुनते ही शिवम तुरंत दूध का गिलास उठाकर पीने लगता है और श्रुति उसके बाल छूकर कहती है, गुड बाय। ये है रायचंद परिवार। इस परिवार में सबसे पहले आराधना जी से हम लोग मिले, जो सबकी दादी हैं। उसके बाद उनके बेटे कैलाश जी और उनकी पत्नी सुधा जी, उन दोनों का बेटा अजय रायचंद और उनकी पत्नी सुमन और कैलाश जी, और सुधा जी की बेटी जानवी रायचंद, अजय और सुमन का बेटा शिवम। ये लोग राजस्थान के एक बहुत ही अमीर परिवार से हैं। प्रतापगढ़ राज्य इन्हीं का है और अब जानवी की शादी होने वाली है। पिछले 5 सालों से श्रुति यहीं पर एक केयर टेकर की जॉब पर काम कर रही है और इस परिवार के सब लोग श्रुति को घर के सदस्य की तरह ही मानते हैं। श्रुति चाहती तो किसी कंपनी में भी जॉब कर सकती थी, पर श्रुति को अपनी ज़्यादा जान पहचान बढ़ाने में किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था। श्रुति का पूरा दिन इस घर में बीतता है, वह यहीं पर रहती है और उसका कुछ टाइम जब फ्री होता है तो लाइब्रेरी जाती है। इन 5 सालों में राहुल भी बड़ा हो गया था और वह अभी भी देहरादून के स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। श्रुति कभी कभी राहुल से मिलने जाती थी। पंडित जी से बात करने के बाद कैलाश जी, सुधा जी और दादी माँ सबके सब लॉन में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद से जानवी की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी। दादी माँ सबको देखकर कहती हैं, युवराज अभी तक आए क्यों नहीं। अजय कहता है, वह हो सकता है कल सुबह तक आए। तब तक श्रुति वहां पर आ जाती है और अपने मन में सोचती है, आखिर है कौन ये युवराज जिसकी हर कोई तारीफ करते थकता नहीं है। अच्छा हम भी तो देखें कैसा है। तभी उसे फिर से सबकी आवाज आती है। अजय कहता है, मैं खुद उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाने वाला था, पर उसने मुझे मना कर दिया। वह कल सुबह तक यहाँ पर आ जाएगा। सुधा जी श्रुति को देखकर कहती हैं, काश मेरा कोई एक और बेटा होता तो मैं अपने बेटे की शादी श्रुति से करवा देती, क्योंकि जो लड़की एक जॉब अपने पूरे मन से करती है
वह अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। फिर सुमन की तरफ देखकर, हमारी सुमन भी किसी से कम नहीं है, हमेशा मुझे मेरी जानवी जैसी ही लगती है। दादी माँ जरा गौर से सोचते हुए कहती हैं, ऐसा करते हैं, युवराज की शादी श्रुति से करवा देते हैं। सुधा जी भी हाँ कहती हैं और परिवार के सारे सदस्य भी। जानवी भी मुस्कुराते हुए कहती है, इसका मतलब अब श्रुति मेरी भाभी बनेगी। श्रुति को तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वो तो ये सोच रही थी, वह यहाँ पर जॉब करने आई है या फिर रिश्तेदारी निभाने, और आखिर है कौन ये युवराज। तभी कैलाश जी बोलते हैं, क्यों आप सब लोग मिलकर हमारी बेटी को परेशान कर रहे हैं? देखिए उनका चेहरा कितना उतर गया है शादी का नाम सुनकर। तभी जानवी हंसते हुए श्रुति के गले लग जाती है और उससे कहती है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है श्रुति, हम सब मिलकर बस आपको परेशान कर रहे थे। ये सुनकर श्रुति भी मुस्कुराने लग जाती है। श्रुति ने बाहरी दुनिया से अब कोई वास्ता नहीं रखा था। राहुल से भी जब भी मिलने जाती तब अजय ही सारी व्यवस्था कर देता था। श्रुति को नहीं पता साहिल कैसा है, इतनी साल कहाँ रहा होगा, पर श्रुति आज तक साहिल को भूल नहीं पाई थी। तभी अजय के पास एक फ़ोन आता है और वह सबसे कहता है, वेडिंग प्लानर वाले का फ़ोन है, कुछ तैयारियां देखनी हैं और आज शाम को इनसे मीटिंग भी थी, मैं चलता हूँ। सुमन भी शिवम को उसका स्कूल का होमवर्क कराने के लिए जाती है। कैलाश जी भी बाहर का काम देखने के लिए चले जाते हैं। सुधा जी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं और जानवी भी अपने किसी फ्रेंड से बात करते अपने कमरे में चली जाती है। श्रुति दादी माँ को लेकर उनके कमरे में आ जाती है। श्रुति दादी माँ को बिस्तर पर बिठाते हुए कहती है, दादी अगर आपको एक बात का बुरा ना लगे तो पूछूं? दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ पूछो बेटा। श्रुति उन्हें देखकर कहती है, युवराज कौन है? दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, वो रतनगढ़ के युवराज हैं, पर वो राजस्थान में नहीं रहते, वह बाहर विदेश गए हुए हैं। अब तो पूरी दुनिया में उनका बहुत नाम हो गया है, हर जगह उनके काम पर उनके ही चर्चे होते हैं। हमारे लिए हमारे अजय जैसे हैं, पर एक दिन एक कार एक्सीडेंट में उनके माता पिता की मौत हो गई। बचपन में वह हमसे मिलने आते थे, पर उसके बाद से उन्होंने यहाँ पर आना छोड़ दिया। कुछ साल पहले वह विदेश चले गए थे, अब वापस भारत लौट रहे हैं। यहाँ तक कि शिवम के जन्मदिन पर भी नहीं आए थे। पर जानवी को उन्होंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है, इसलिए जानवी की शादी के कारण वह अब यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा बस एक ही सपना है, जल्द से जल्द हमारे युवराज का भी घर बस जाए, पर न जाने क्यों वह लड़कियों से हमेशा दूर रहते हैं। कल जब वह आएंगे तब आप उनसे मिल लीजिएगा। श्रुति भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही करते शाम हो जाती है और शाम को सब खाना खाकर सो जाते हैं, पर श्रुति कुछ देर के लिए छत पर चली जाती है और चांद को देखने लगती है और अपने मन में कहती है, काश हम एक बार साहिल से माफ़ी मांग पाते। हम आपको कैसे समझाएं साहिल, हमें बस एक बार आपसे माफ़ी मांगना है। हमें भी कोई खुशी नहीं मिली थी आपके सर से किसी बड़े का हाथ हटाकर। आपने तो हमारी एक भी बात नहीं सुनी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। ना मुझे कुछ कहने का मौका दिया और ना ही खुद कुछ सुना। इतना कहकर श्रुति वहां से अपने कमरे में आ जाती है और सो जाती है। अगली सुबह रोज की तरह ही हुई, पर आज तैयारियां कुछ ज़्यादा ही हुई थी, क्योंकि आज शाम से मेहमान आने वाले थे और युवराज भी आने वाले थे। तभी एक नौकर की आवाज़ आती है जो कह रहा था, युवराज आ गए हैं। सुधा जी बाहर आती हैं और श्रुति से आरती की थाल लाने के लिए कहती हैं। तभी महल के बाहर 5 गाड़ियां रुकती हैं। उन 5 में से बॉडीगार्ड से निकलते हैं और एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर बीच की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है। वह कोई और नहीं बल्कि साहिल था। बस फर्क इतना था, अब उसकी हल्की हल्की दाढ़ी भी आ गई थी। वह उसमें और भी अच्छा लग रहा था। तब तक श्रुति भी आरती की थाली लेकर आ जाती है और जब वह साहिल को देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी साहिल उसके सामने इतने साल बाद इस तरह से आएगा। और वहीं जब साहिल ने श्रुति को देखा तो उसे वह वक्त याद आ गया जब उसने कॉलेज में उसे पहली बार देखा था। और अब उसके सामने श्रुति बिल्कुल भी वैसी नहीं रही थी, वह पूरी तरह से बदल गई थी। पर साहिल तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है, पर श्रुति लगातार साहिल को ही देख रही थी। सुधा जी साहिल को तिलक लगाती हैं और उसकी आरती उतारती हैं। साहिल एक एक करके सबसे मिलता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और सबको देखकर कहता है, कैसे हैं आप सब लोग। सुधा जी उसे देखकर कहती हैं, अगर आपको हमारी इतनी चिंता होती तो आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जाते। साहिल कहता है,
हमें माफ़ कर दीजिए मासा, हम जाना नहीं चाह रहे थे पर काम की वजह से हमें जाना पड़ा। तभी कैलाश कहते हैं, अरे अब इन्हें अंदर भी आने दीजिए, बाकी की बातें बाद में करेंगे। सब उसके साथ अंदर आ जाते हैं। साहिल श्रुति के बगल में से निकल जाता है, पर श्रुति को ये ध्यान भी नहीं होता। उसे तब होश आता है जब शिवम आकर उसे हिलाता है और उससे कहता है, आपको सब अंदर बुला रहे हैं। श्रुति भी शिवम के साथ अंदर चली जाती है। श्रुति जब आती है तो वह देखती है साहिल सबके साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी दादी माँ श्रुति को अपने पास बुलाती हैं और युवराज से मिलवाती हैं और कहती हैं, श्रुति यही है हमारे युवराज। और बाकी सबकी तरफ देखकर साहिल को देखकर कहती हैं, युवराज ये है हमारी श्रुति, हम सबका ध्यान रखती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। श्रुति को लगता है साहिल उससे अभी कुछ कहेगा, पर साहिल श्रुति को एक बार फिर से इग्नोर कर देता है और ये बात बार बार श्रुति नोटिस कर रही थी। उसका मन रोने का कर रहा था पर वो अपने आंसू बाहर नहीं निकलने दे रही थी। तभी उस हॉल में एक लड़का आता है और साहिल को देखकर कहता है, सर ऋतिक अब बिल्कुल ठीक है। दादी माँ उस लड़के को देखकर कहती है, ऋतिक कौन है? ऋतिक साहिल दादी को देखकर कहता है, ये मेरा असिस्टेंट रमन। और फिर एक बार पूछता है, अब ऋतिक को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रमन कहता है, नहीं अब बिल्कुल ठीक है, बस फूड पॉइजनिंग हो गई थी। फिर दादी की तरफ देखकर कहता है, ऋतिक साहिल सर के बेटे हैं। इतना सुनना होता है कि श्रुति के हाथ से आरती की थाल नीचे गिर जाती है, जो सुधा जी ने साहिल की आरती उतारने के बाद श्रुति को दिया था, और सब श्रुति को देखने लग जाते हैं। श्रुति थोड़ी तेज आवाज में और थोड़े रोने वाले अंदाज में साहिल को देखकर कहती है, क्या आपने शादी कर ली और बच्चे भी हो गए? रमन को तो कुछ समझ ही नहीं आता। रमन कहता है, साहिल सर के 10 बच्चे हैं, इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? श्रुति थोड़े गुस्से में कहती है, क्या इतनी जल्दी शादी कर ली? 5 साल में 10 बच्चे? फिर अपने मन में, हे भगवान मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, पर अब ये जिंदगी भर कुंवारा थोड़ी ना बैठा रहेगा मेरे लिए। सब श्रुति की बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि श्रुति ने आज तक कभी इतने गुस्से में किसी नौकर तक से बात नहीं की थी, और ये वाला रूप श्रुति का हैरान कर देने वाला था। और वहीं साहिल को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी, श्रुति कभी ऐसा कुछ रिएक्ट करेगी उसके ऊपर। श्रुति को जब एहसास होता है कि उसने क्या कहा, तब जाकर वह सबको देखती है और सबसे कहती है, माफ़ कीजिएगा, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमें लगता है हमारी तबीयत खराब हो गई है, हमें अपने कमरे में जाना चाहिए। फिर दादी माँ की तरफ देखकर, दादी माँ मैं कुछ देर अपने कमरे में जाऊँ। दादी माँ भी उसे जाने का कहती हैं। श्रुति तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और बिस्तर पर आकर फूट फूट कर रोती है और खुद से कहती है, पर तू क्यों रो रही है श्रुति? फिर खुद ही जवाब देती है, हमें बुरा क्यों लग रहा है? उनकी जिंदगी है, वह चाहे किसी के भी साथ बिताएं, हमारा कोई हक नहीं है उन पर। तब तक उसके पास आराध्या का भी फोन आ जाता है और वह आराध्या के सामने भी रोने लगती है और आराध्या उससे पूछती है कि क्या हुआ। सब बातें बता देती है। आराध्या उसे कहती है, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें नहीं लगना चाहिए, तुम भी किसी अच्छे इंसान से शादी कर लो, आखिर कब तक ऐसे ही रहोगी? श्रुति को आराध्या की बातें सुनकर और गुस्सा आ जाता है और वह फोन काट देती है। आराध्या फिर खुद से कहती है, क्या करूं मैं इस लड़की का? तब तक सार्थक भी आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ आराध्या? आराध्या उसे सारी बातें बताती है। सार्थक कहता है, तुम दोनों दोस्त एक जैसी हो। आराध्या उससे गुस्से में पूछती है, कैसे? सार्थक आराध्या के गालों पर किस करते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी दोस्त को साहिल से प्यार हो गया है, और आज से नहीं बल्कि पिछले 5 साल पहले से। आराध्या उसे पूछती है, तुम्हें कैसे पता? सार्थक कहता है, राहुल के अलावा ना तो श्रुति को किसी की चिंता थी और ना ही किसी की फिक्र, बल्कि उसने आज तक शायद ही किसी और के लिए अपनी आंखों में आंसू बहाया हो। पर जब साहिल को गोली लगी थी तब वह पूरी तरह से टूट गई थी, पर उस हालत में मुझे उससे कुछ भी कहना ठीक नहीं लगा था। पर मैं बस अब इतना ही चाहूँगा, श्रुति अपने मन की फीलिंग को समझ ले और साहिल भी उसे माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। तब तक उनके पास उनकी 2 साल की बेटी आरुषि आ जाती है और सार्थक को देखकर कहती है, पापा नानी के घर जाने का टाइम हो गया है, आप जल्दी चलो। सार्थक भी उसको अपनी गोद में उठाता है और रीमा जी के घर जाने के लिए नीचे आ जाता है
और यहाँ पर रायचंद बिला पर साहिल उन लोगों को देखकर कहता है, वह बच्चे मेरे नहीं हैं, मतलब मेरे हैं, पर वह अनाथ हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया था तभी मेरी मुलाकात उन सब से हुई थी, इसलिए मैं ही उनकी देखभाल करता हूँ दादी माँ। उनके सर को प्यार से छूकर कहते हैं, हम जानते थे आपका जवाब कुछ ऐसा ही होगा, हमेशा से दूसरों की मदद करना ही जाना है, आप पे हमें गर्व है। फिर सुधा जी को देखकर कहती हैं, युवराज को उन्हें उनका कमरा दिखा दीजिए, और मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमने सारा मनपसंद खाना बनाया है अपने युवराज के लिए। अजय साहिल को उसका कमरा दिखा देता है और नीचे आ जाता है। साहिल के कमरे में जब साहिल आता है और फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज करता है तो उसके होठों पर एक मुस्कान होती है और वह अपने आप से कहता है, हम जानते थे तुम हमें यहीं पर मिलोगी। पिछले 3 सालों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम किसी को बिना बताए यहाँ पर आ गई, किसी को अपने बारे में खबर तक नहीं होने दी। पर अब देखना श्रुति, इस बार मैं नहीं बल्कि तुम मुझे मनाओगी और सामने से कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, पर अब दर्द सहने की बारी तुम्हारी है। यही जलन और यही गुस्सा मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था, पर एक बात माननी पड़ेगी, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। बस अब देखना ये है कि मुझे मेरी पहले वाली श्रुति मिलती है या आज वाली शांत स्वभाव की। इतना कहकर साहिल तैयार हो जाता है और अपने कमरे से बाहर आ जाता है। शाम के समय में ज्यादातर मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, कुछ तो आ गए थे और कुछ आने वाले थे। अजय कैलाश जी को देखकर कहता है, हमें मेहमानों को अपने रिसोर्ट में रुकवा देना चाहिए। तभी साहिल कहता है, नहीं, आप बारातियों को रिसोर्ट में रुकवा देना, बाकी के जो रिश्तेदार आएंगे आप उन्हें मेरे फार्म हाउस पर रुकवा दीजिए, ताकि आप लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। दादी माँ भी साहिल की बात से सहमत हो जाती हैं। दादी माँ कहती हैं, श्रुति कल आप साहिल के साथ उसके फार्म हाउस चले जाना और वहाँ पर जाकर सब चीज़ों की तैयारी देख लेना, ताकि जो लोग वहाँ पर रुके उन्हें कोई परेशानी ना हो। श्रुति भी एक नज़र साहिल को देखती है और दादी माँ को हाँ कह देती है। रात में सब खाना खाकर अपने रूम में सोने चले जाते हैं, पर न श्रुति को नींद आ रही थी और न ही साहिल को। श्रुति ने साहिल से बात करने की काफ़ी कोशिश की, पर घर वालों के सामने वह बात नहीं कर सकी, पर साहिल उसकी सारी हरकतों पर नज़र रख रहा था। अगली सुबह श्रुति और साहिल साहिल के फार्म हाउस पर जाते हैं। गाड़ी में श्रुति और साहिल बैठे होते हैं, पर श्रुति की अब हिम्मत जवाब दे गई थी। साहिल तो वैसे ही उसे इग्नोर कर रहा था। थोड़ी ही देर में वह लोग फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ नौकर थे। श्रुति उन्हें उनका काम समझा देती है। शाम तक वह लोग अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। शाम के समय श्रुति सब चीज चेक करने के बाद छत पर जाती है। तभी आसमान में काले बादल आ जाते हैं और हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है। तभी श्रुति को लगता है साहिल उसके पीछे खड़ा है। वह जैसे ही साइड में जाने के लिए कोशिश करती है, साहिल उसका रास्ता रोक लेता है और उसे अपने करीब खींचकर उसकी कमर पकड़ लेता है और अपना चेहरा उसके कंधे पर रख लेता है। श्रुति तो उसके ऐसा करते ही से हट जाती है। श्रुति साहिल से कुछ कहने की कोशिश करती है, साहिल ये आप क्या कर रहे हैं, पर शायद आज श्रुति के शब्द भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। साहिल उसी तरह कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। श्रुति की भी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी श्रुति को एहसास होता है साहिल ने उसके सूट की डोरी खोल दी है और उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रख दी है। श्रुति झट से अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही श्रुति साहिल को कुछ बोलने के लिए पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। फिर खुद को देखती है, वह अभी भी बारिश में भीग रही थी और वहां पर अकेली थी। वह अपने गीले बाल पीछे करती है और खुद से कहती है, ये हम खुद से कैसा ख्वाब देख सकते हैं, हमने तो कभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। नहीं, ये गलत है, साहिल अब किसी और के हैं, पर हम चाहकर भी अपने बेचैन मन को काबू में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वह खुद से कहती है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है हमारे साथ, हम क्या करें, हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा। तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखती है। एक लड़की खड़ी थी और वह चिल्लाकर कहती है, श्रुति दीदी, आप बारिश में क्यों भीग रही हो, आप बीमार हो जाएंगे, जल्दी से यहाँ पर आइए। श्रुति उसके पास जाती है और उससे कहती है, गौरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गौरी उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, पहले आप कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। श्रुति वह कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और चेंज करके बाहर आती है। श्रुति गौरी से पूछती है, और साहिल जी कहाँ हैं। गौरी श्रुति को देखकर कहती है, दीदी साहिल जी तो अपने किसी दोस्त को लेने गए हैं और हमें कहकर गए थे हम आपके साथ आ जाएं।
बाहर ड्राइवर गाड़ी में आपका वेट कर रहा है। पर आप तो यहाँ पर भीग रही थीं। श्रुति भी कहती है, हाँ वह हमें याद नहीं था, हम कुछ काम देखने गए थे। दोनों बातें करते हुए वापस महल में आ जाती हैं। श्रुति अपने मन में कहती है, हमें भी तो बताकर जा सकते थे कि कहीं जा रहे हैं। जब लेकर साथ आए थे, जाना भी तो साथ लेकर चाहिए था। वह जब महल आती है तो देखती है रिश्तेदार जानवी के फंक्शन में सब आ गए थे और सब उसकी तैयारियों में लगे थे। श्रुति भी जाकर सुमन और सुधा जी की मदद करती है। सुमन श्रुति को देखकर कहती है, श्रुति तुम राहुल को भी बुला लो, हम भी काफी समय से उससे मिले नहीं हैं। सुधा जी भी सुमन की बात मानते हुए कहती है, हाँ बेटा उसे बुला लो, फिर वापस पढ़ने भेज देना। श्रुति कहती है, जी आंटी, मैं आज ही राहुल से बात करके देखती हूँ। जानवी अपने सारे कजिन्स को लेकर साहिल के फार्म हाउस आती है, क्योंकि उनकी यही प्लानिंग थी। सारी यंग जनरेशन के लोग यहीं पर रहेंगे। थोड़ी ही देर में साहिल भी आ जाता है और इस बार उसके साथ अरमान और निशा भी थे और अरमान की गोद में उसका 2 साल का बेटा अभिनव था। सुधा जी, दादी माँ सब उन लोगों से मिलते हैं। निशा ने एक येलो कलर का नेट का प्लाजो सूट पहना हुआ था जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। खुले बाल, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने हुए, और वहीं अरमान ने भी 3 पीस सूट पहना हुआ था। सब उन दोनों से मिलते हैं। कैलाश जी कहते हैं, अच्छा हुआ आप लोग समय से आ गए, वरना हमें तो लगा ही नहीं था कि आप लोग आएंगे। अरमान उनके गले लगता है और कहता है, कैसे नहीं आता अंकल, आखिर मुझे भी तो एक भाई का फर्ज निभाना है। अरमान और निशा जब श्रुति को वहां देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और जैसे ही साहिल से कुछ पूछने के लिए होते हैं, साहिल उन्हें इशारे से चुप रहने के लिए बोलता है, इसलिए वह दोनों भी कुछ नहीं बोलते। सुमन एक नौकर को उनका सारा सामान एक कमरे में शिफ्ट करने के लिए बोलती है और उन्हें आराम करने के लिए कहती है। वह सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं श्रुति को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ अपना गुस्सा उतारे, क्योंकि पिछले 5 सालों से उसने गुस्सा करना छोड़ दिया था। पर अब उसके साथ ये हो रहा था कि उसे गुस्से के साथ रोना भी आ रहा था, पर वह खुद को रोक रखी थी। तभी वह देखती है शिवम अभिनव को गोद में लेने की कोशिश कर रहा था, पर उन दोनों के आसपास कोई नहीं था। शिवम अभिनव को ढंग से गोद में भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वह तो अभी खुद भी बच्चा था। श्रुति तुरंत जाकर उन दोनों को संभालती है और शिवम को देखकर कहती है, शिवम लगता है आपके भाई को भूख लग गई है, इसलिए रो रहे हैं, और आगे से आप इन्हें अकेले में गोद में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे आपको भी चोट लग सकती है और बाबू को भी। शिवम भी कहता है, ओके बुआ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। श्रुति अभिनव को अपनी गोद में लेती है और उसे चुप कराती है। अभिनव बहुत क्यूट था, एकदम गोलू मोलू टाइप। श्रुति शिवम के साथ उसे थोड़ी देर खेलती है और फिर निशा के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। निशा दरवाजा खोलती है। निशा देखती है उसके सामने श्रुति है। श्रुति निशा को अभिनव को देते हुए कहती है, शायद इसे भूख लग गई थी। निशा श्रुति को अंदर आने के लिए कहती है। श्रुति अंदर आ जाती है। निशा भी अभिनव को गोद में लेकर बेड पर बैठ जाती है और श्रुति का एक हाथ पकड़कर अपनी नम आंखों से श्रुति को देखते हुए कहती है, श्रुति प्लीज मुझे माफ कर दो उन सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया, पर अब मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और शायद तुम मुझे माफ ना भी करो, पर उस दिन के बाद से मैं हमेशा अपने गिल्ट में रही हूँ। श्रुति निशा के आंसू पोंछती है और उसे कहती है, निशा मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ। और रही बात माफ़ी की, तो तुम्हें अपने किए का पछतावा है, मेरे लिए ये काफ़ी है, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। श्रुति फिर निशा से पूछती है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम और अरमान पति पत्नी कैसे, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। निशा श्रुति को फिर सब कुछ बताती है। श्रुति कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत अच्छा जीवन साथी है। फिर अभिनव को देखकर कहती है, ये कितना प्यारा है। अभिनव भी श्रुति की बात पर हंसते हुए ताली बजाता है, जैसे कहना चाह रहा हो उसकी सहमति है। थोड़ी देर में श्रुति निशा के कमरे से बाहर आ जाती है और जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, जानवी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है, तुम चलो मेरे साथ, जब देखो यहाँ वहाँ भटकती रहती हो, कभी कभी मेरे साथ भी बातें कर लिया करो, फिर तो मैं चली जाऊंगी। श्रुति जानवी को देखकर कहती है, पर यहाँ के काम कौन संभालेगा।
जानवी श्रुति से कहती है, यहाँ पर नौकर देख लेंगे और तुम चलो मेरे साथ। मैंने मम्मी पापा से सबसे परमिशन ले ली है। इतना कहकर जानवी श्रुति को अपने साथ फार्म हाउस ले आती है। श्रुति आती है तो देखती है श्रुति के सब दोस्त नीचे जमीन पर गद्दे बिछाकर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। श्रुति धीरे से जानवी के कान में कहती है, पर यहाँ पर मेरा क्या काम, हमें ये सब नहीं आता। और जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करती है, जानवी का एक दोस्त श्रुति का हाथ पकड़ लेता है और अपने पास बिठाते हुए कहता है, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। हमेशा हमने भी देखा है कहीं भी किसी से बात नहीं करती, चलिए आज हमारे साथ खेलिए। श्रुति की नज़र सामने कुर्सी पर बैठे साहिल पर पड़ जाती है। साहिल के हाथ में एक लैपटॉप था जिससे पता चल सकता था कि वह कोई काम कर रहा है। पर श्रुति ने नोटिस किया साहिल के एक्सप्रेशन बाकी दिनों के मुकाबले आज थोड़े से अलग हैं। साहिल जिस तरफ देख रहा था श्रुति भी अपनी नज़र उसी तरफ करती है तो वह देखती है साहिल उसके और जानवी के दोस्त को देख रहा था, क्योंकि जानवी के दोस्त ने श्रुति का हाथ पकड़ा हुआ था। अब श्रुति को समझ आ रहा था क्यों साहिल इतना अलग अलग लग रहा है। श्रुति किसी तरह उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है, तब जाकर साहिल के एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल होते हैं। पर श्रुति के मन में यही चल रहा था, आखिर साहिल को इतना बुरा क्यों लग रहा है। तब तक श्रुति की बारी आ जाती है, फिर उसका ध्यान सब पर जाता है और वह सबको देखकर कहती है, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। सब कहते हैं, हाँ हम जानते हैं, चलिए आप हमें गाना गाकर सुनाइए। जानवी कहती है, हमने आपको गाते हुए नहीं देखा, इसलिए आज आप एक अच्छा सा गाना गाकर सुनाइए। जानवी अपने कमरे में से एक गिटार मंगवाती है और श्रुति को देती है। अब श्रुति चाहकर भी किसी को मना नहीं कर पा रही थी। श्रुति एक कुर्सी पर बैठ जाती है और गाना स्टार्ट करती है। सब श्रुति के गाने में खो जाते हैं और वहीं श्रुति की नज़र बस साहिल पर ही थी और साहिल भी लगातार श्रुति की नीली आंखों में देख रहा था। उसे उसकी आंखों में एक दर्द नजर आ रहा था जो शायद इस गाने के जरिए बाहर निकालना चाह रही थी। थोड़ी देर में गाना खत्म होता है और सब श्रुति के लिए तालियां बजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। सब मिलकर अगले दिन शॉपिंग जाने का प्लान बनाते हैं, पर गाड़ियों से नहीं बल्कि आम लोगों की तरह गलियों में घूमकर उन्हें उनका नज़ारा देखना था। और सब इस बात से सहमत भी थे। अगले दिन सब जाने के लिए तैयार होते हैं। पहले तो कोई मानता नहीं है, पर अजय के कारण मान जाते हैं, क्योंकि अजय ने सबको कहा था उनके आसपास आम लोगों की तरह ही बॉडीगार्ड रहेंगे। और सबको उनकी बात सुननी भी पड़ी। सुमन और अजय शिवम के साथ सबकी हेल्प करवाने के लिए घर पर ही रुक गए थे और साथ में अरमान और निशा भी अभिनव के साथ। तो किसी बड़े को जाना जरूरी था, इसलिए कैलाश जी के कहने पर साहिल उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। श्रुति को रह रहकर बाजार में साहिल पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जानवी की एक दोस्त साहिल से बार बार बात करने की कोशिश कर रही थी और उसके नज़दीक जा रही थी, पर साहिल ने उसे एक भी बार मना नहीं किया। श्रुति के मन में भी यही चल रहा था, ये चुड़ैल बार बार इससे चिपक क्यों रही है। चूड़ियाँ खरीदनी हो या दुपट्टा देखना हो, बार बार साहिल को पूछ रही थी। इस वजह से ना जाने श्रुति ने अपने मन में क्या क्या सोच लिया था और सोच रही थी 10 बच्चों का बाप है और तो और खुद की बीवी भी है, पर नहीं, इसे भी चिपकना जरूरी है। अरे एक बार में बता क्यों नहीं देता कि मैंने शादी कर ली है, ताकि कोई लड़की इसके करीब ना जाए। मैं यही सोचती थी, सब लड़के एक जैसे होते हैं। श्रुति जैसे जैसे ये सब सोचती जा रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे। वह तरह तरह के मुंह बना रही थी, पर किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था सिवाय साहिल के। वह एक शीशे की दुकान पर रुककर श्रुति के चेहरे को शीशे में देख रहा था, पर श्रुति को ये बात पता नहीं थी। श्रुति को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले वाली श्रुति होती तो न जाने अब तक क्या कर चुकी होती। साहिल भी यही मन में सोचता है। तभी बाकी सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और जानवी और श्रुति कुछ सामान देखने लग जाते हैं। उसने थोड़ी ही दूर पर 5 लड़कों का एक ग्रुप था जो आने जाने वाली हर लड़कियों को छेड़ रहे थे और उन पर कमेंट कर रहे थे। पहल तो जानवी ने सबको इग्नोर किया, पर एक लड़का जैसे ही जानवी का हाथ पकड़ता है, उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर बॉडीगार्ड और साहिल अपनी जगह पर रुक गए जो जानवी के पास आ रहे थे। उस लड़के का हाथ जिसने पकड़ा था वह और कोई नहीं बल्कि श्रुति थी। उसने उसके हाथ को मरोड़ दिया और एक थप्पड़ कसकर उसके गाल पर लगा दिया। वह लड़का सीधा जमीन पर जाकर गिरा। तभी बाकी के लड़के उसके पास आ गए
और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करने लगे, उसने पास में रखा हुआ एक गन्ना उठाया और उसको अपने घुटने से तोड़ दिया और अपने दुपट्टे को अपनी कमर से बांध लिया और उन लोगों पर ताबड़तोड़ गन्ने मारने लगी। वह उन लोगों पर ऐसा लग रहा था अपना सारा गुस्सा उतार रही हो। जहां जानवी, उसके सब दोस्त और यहाँ तक कि बॉडीगार्ड भी सबके सब श्रुति के ऐसे रूप की कल्पना से भी हैरान थे। वहीं साहिल के होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वह अपने मन में कहता है, वेलकम बैक माई श्रुति, तुम ऐसे शांत और चुप चुप सी अच्छी नहीं लगती हो। मुझे तुम्हारा यही बेबाक अंदाज पसंद था और अब भी यही पसंद है। जब उन लोगों की हालत खराब होने लगी तब हिम्मत करके जानवी ने श्रुति को रोकने की कोशिश की, पर वह खुद डर रही थी। आज श्रुति का ऐसा रूप देखकर वह सब लड़के तुरंत साहिल के पास भाग गए, क्योंकि साहिल उनसे ही कुछ ही कदम की दूरी पर होगा। वह सब लड़के साहिल को कह रहे थे, प्लीज हमें इनसे बचा लीजिए, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनकी हालत देखकर आसपास की भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों को भी दया आ रही थी। जानवी ने बहुत मुश्किल से श्रुति के गुस्से को शांत किया। साहिल अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, इन सबको यहाँ से ले जाए और हॉस्पिटल में इलाज करवाए। उन लड़कों ने जानवी से और श्रुति से माफ़ी मांगी और एक ने श्रुति को देखकर कहा, दीदी आज के बाद मैं किसी को तो क्या अपनी खुद की बीबी को भी नहीं छूऊंगा। श्रुति जैसे ही फिर से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, उससे पहले ही साहिल की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है, अपने बॉडीगार्ड से इन सबको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ और जाकर इनका इलाज करवाओ। और उन लड़कों को देखकर कहता है, ध्यान रखना, लड़कियां कमज़ोर नहीं होती जो तुम उसे ऐसे ही परेशान करते हो। इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। इतना कहकर साहिल सबको वहां से जाने का इशारा करता है। शाम होते होते सब वापस महल आ जाते हैं। सुधा जी को, दादी माँ को जब सबको ये सब पता चलता है कि आज बाजार में क्या हुआ था तो सब परेशान हो जाते हैं और श्रुति से भी पूछते हैं कि उन्हें कोई चोट तो नहीं आई, और साथ ही साथ हैरान भी हो जाते हैं श्रुति कोई ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। सब महल में तैयारियां कर रहे होते हैं क्योंकि कल जानवी की हल्दी थी। नौकर सब लोग अपना काम कर रहे थे, तभी गलती से किसी बच्चे के हाथों एक वॉश टूट जाता है। सुधा जी उस जगह को जल्दी से साफ करवाने के लिए कहती हैं, वरना कांच किसी को चुभ सकता था। वहीं श्रुति अपने कमरे में से देखती है एक कबूतर जो हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा था। एक चील ने उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। वह कबूतर नीचे गिरने वाला था। श्रुति अपने कमरे में से भागकर नीचे आती है, पर वह ध्यान नहीं देती। नीचे कांच के टुकड़े फैले होते हैं। वह नंगे पैर होती है। वह भागकर नीचे आती है और उसके पैरों में कांच चुभ जाते हैं और उसके पैरों में से खून निकलने लगता है, पर वह इस पर ध्यान नहीं देती। उसकी बंद आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, पर वह बिना किसी की तरफ ध्यान दिए गार्डन की तरफ चली जाती है। नौकर सबको आवाज लगाता है और सुधा जी को सब बातें बताता है। सब बाहर आते हैं। साहिल भी बाहर आता है और जब उसे पता चलता है श्रुति को कांच लग गया है तो वह भी घबरा जाता है। वह भी गार्डन में जाता है। सबके साथ सब देखते हैं। वाटिका पेड़ के पास वह कबूतर डाली से होते हुए नीचे गिरने वाला था। तब तक श्रुति अपने दुपट्टे में उसे थाम लेती है और नीता काकी को आवाज लगाती है और उनसे कहती है लेप तैयार करने के लिए। सुधा जी भी भागकर उसके पास आती हैं और उससे कबूतर लेकर कहती हैं, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था बेटा, तुम्हारे पैरों में भी अभी भी खून निकल रहा है। वह कबूतर सुधा जी एक नौकर को देते हुए कहती हैं, इसकी चोट पर दवा लगा दो, और खुद श्रुति को खड़े करने की कोशिश करती हैं, पर तब उन्हें पता चलता है श्रुति सही से खड़ी नहीं हो पा रही, शायद उसके चोट की वजह से, और उसके पैरों में मोच भी आ गया था। फिर वह एक लड़के को देखकर कहती हैं, करण, जानवी का वही दोस्त जिसने श्रुति का हाथ पकड़ा था। बेटा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? श्रुति को उसके कमरे तक छोड़ने में करण जैसे ही आगे आता है, उससे पहले ही कोई श्रुति को अपनी गोद में उठा लेता है। वह कोई और नहीं बल्कि साहिल था। साहिल सही से श्रुति को अपनी गोद में उठाता है और इस बार श्रुति भी उसे कुछ नहीं कहती। वह गौर से साहिल को देखने लग जाती है। साहिल सुधा जी को देखकर कहता है, माँ आप जल्द से जल्द डॉक्टर को फ़ोन कीजिए। इतना कहकर श्रुति को उसके कमरे में लेकर चला जाता है।
कोई उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं अरमान खड़े खड़े अपने मन में सोचता है, मतलब जल रहे हैं मिस्टर। सही है, पहले कोई तो अपने प्यार का इजहार करे। अगर इन लोगों ने पहले ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया होता, अभी तक इनके बच्चे हो गए होते। तभी वहां पर निशा आती है और अरमान को अकेले बातें करते हुए देखती है और उससे सीधा गुस्से में आकर कहती है, किससे अकेले अकेले बातें कर रहे हो? अरमान कहता है, किसी से नहीं। निशा अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कहती है, अच्छा, तुमने मुझे पागल समझ रखा है। सच सच बताओ, किसके बारे में सोच रहे थे? वही अरमान अब अपने मन में सोचता है, क्या यार, कहाँ फंस गया। वह फिर एक बार निशा को देखकर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। निशा कहती है, तब ठीक है। अरमान जैसे ही निशा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, निशा 2 कदम पीछे हो जाती है और अरमान से कहती है, पहले जाकर अभिनव को चुप करवाओ, वह सो नहीं रहा है। इतना कहकर वहां से चली जाती है। अरमान भी अपना उदास सा मुंह लटकाकर चुपचाप उसके पीछे चला जाता है। वहीं श्रुति के कमरे में साहिल उसे उसके बेड पर लिटा देता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। दादी माँ, अजय, सुमन, जानवी सब श्रुति के कमरे में ही थे। डॉक्टर आते हैं और श्रुति को देखकर कहते हैं, ज्यादा गहरा घाव तो नहीं है, पर आराम करने की जरूरत है। मैंने पट्टी कर दी है, ध्यान रहे इस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। दादी माँ सुमन को देखकर कहती हैं, आज रात श्रुति के कमरे में गौरी को कह दो रुकने के लिए, ताकि कुछ भी चीज की जरूरत हो श्रुति को उठना ना पड़े। सुमन भी दादी की बात सुनकर वहां से चली जाती है। एक एक करके सब श्रुति को आराम करने का बोलकर बाहर आ जाते हैं। साहिल भी जैसे ही श्रुति के कमरे से बाहर निकलता है, उसे श्रुति की आवाज सुनाई पड़ती है, जो उससे कह रही थी, प्लीज साहिल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साहिल श्रुति को देखकर कहता है, अभी फिलहाल आपको आराम की जरूरत है, बातें बाद में भी हो सकती हैं। इतना कहकर साहिल भी वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और सब लोग खाना खाने के बाद आराम करने अपने अपने रूम में चले जाते हैं। श्रुति को खाना गौरी ने कमरे में ही खिला दिया था। अगली सुबह जानवी की हल्दी की रस्म थी। जानवी ने पीले कलर का लहंगा पहना हुआ था और फूलों की ज्वेलरी, वह बहुत सुंदर लग रही थी। रणवीर, जानवी के पति का नाम, वह भी बहुत अच्छा लग रहा था। जानवी और रणवीर दोनों के बीच एक झीना पर्दा लगा हुआ था। रणवीर भी एक राजशाही परिवार से बिलोंग करता था। जानवी और रणवीर शुरू से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों खुश भी थे कि आज उनकी हल्दी थी। वहीं श्रुति को भी गौरी अपने कमरे में से ले आई थी और साहिल भी सबके साथ फंक्शन में शामिल था और दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। साहिल ने जब श्रुति को देखा तो वह देखता ही रह गया, क्योंकि श्रुति सादगी में भी बहुत सुंदर लग रही थी। हल्दी खत्म होते होते श्रुति ने भी सोचा वह अपने कमरे में थोड़ी देर बाद चली जाएगी, क्योंकि हल्दी खत्म होते होते सब आपस में ही खेल रहे थे। पर तभी एक औरत ने श्रुति के हाथ में एक हल्दी की कटोरी पकड़ा दी और वह कटोरी सुधा जी को देने के लिए कहा। श्रुति थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि वह किसी से टकरा गई। वह उसके साथ जमीन पर गिर गई। जब श्रुति ने नीचे देखा वह किसी के ऊपर गिरी हुई है, तब उसने देखा वह कोई और नहीं बल्कि साहिल था और सब हल्दी उन दोनों के कपड़ों पर गिर गई थी, क्योंकि सामने से साहिल फोन पर कुछ देखते हुए आ रहा था और दोनों एक साथ टकरा कर नीचे गिर गए थे। श्रुति साहिल को देखकर माफी मांगती है, पर साहिल श्रुति को उठने में हेल्प करता है और वहां से चला जाता है। श्रुति सुधा जी से भी माफी मांगती है कि उसकी वजह से हल्दी गिर गई। सुधा जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी जानवी को हल्दी लग चुकी है, पर हाँ, तुम भी जाकर कपड़े चेंज कर लो। इतना कहकर वह भी वहां से चली जाती हैं। श्रुति अपने रूम में आती है और अपने मन में सोचती है, वह सब चीज जितना सही करने की कोशिश कर रही थी, सब उसके एकदम उलट हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे ही अगले दिन मेहंदी थी और ये फंक्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। सबके जबरदस्ती कहने पर श्रुति को भी मेहंदी लगवानी पड़ी और अगले दिन संगीत था। इन 2 दिनों में श्रुति का पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। सबने अपने अपने पसंदीदा गानों पर डांस किया। जानवी और रणवीर ने भी डांस किया। उनका डांस बहुत अच्छा था और अगले दिन शादी थी। सब तैयारियों में लगे हुए थे। शादी से 1 घंटा पहले जब बारात आने का टाइम हो गया था, तब श्रुति सीधा साहिल के कमरे में जाती है और वह देखती है साहिल बालकनी में किसी से फोन पर बात कर रहा था। साहिल जब श्रुति को देखता है तो वह फोन रख देता है और श्रुति की तरफ देखकर कहता है, आपको किसी ने बताया नहीं, किसी के भी कमरे में जाने से पहले इजाजत मांगनी चाहिए।
श्रुति गुस्से में साहिल से कहती है, साहिल हमें आपसे कुछ बात करनी है। आप हमें उस गलती की सजा दे रहे हैं जो हमने की ही नहीं है। आप तो बिना बताए हमें ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। हमने आपसे कितनी बार बात करने की कोशिश की थी कि हम सारी चीज़ें आपको क्लियर कर सकें, पर आपने तो हमारी एक भी नहीं सुनी और जब से यहाँ पर आए हैं हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें आज आपसे किसी भी कीमत पर बात करनी है। हमें आपकी ये बेरुखी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इतना सुनते ही साहिल श्रुति का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और श्रुति से कहता है, अच्छा तो क्या मुझे अच्छा लगता था आपसे ऐसे बेरुखी से बात करना? श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, पर आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सिंघानिया को अपने पिता का दर्जा देता था, पर तब तक मुझे नहीं पता था कि वही मेरे माँ बाबा के कातिल हैं। और वैसे भी आपको तो मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। क्या मैं कभी आपको ऐसा लड़का लगा जो किसी के साथ भी नाइंसाफी होने देता? अगर आप मुझे पहले ही बता देती कि आपका मकसद क्या है तो ना ही आपको घुट घुट कर जीना पड़ता और ना ही मुझे आपसे दूर रहना पड़ता। इतना कहकर साहिल जैसे ही वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाता है, श्रुति रोते हुए पीछे से उसके गले लग जाती है और अपने हाथ कसकर उसके सीने पर बांध लेती है और उससे रोते हुए पूछती है कि आपने कभी हमसे प्यार नहीं किया? कि आपको कभी भी हमारी याद नहीं आई? साहिल 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और श्रुति का हाथ अपने सीने पर से हटाते हुए कहता है, कल मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर साहिल वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर श्रुति को लगता है जैसे उसकी धड़कन ही रुक गई हो। वह वहीं बैठकर सोचने लगती है, बचपन से आज तक हर किसी के प्यार के लिए हम तरसे हैं और आज जिंदगी में लगा पहली बार हमने किसी से प्यार किया है तो उसने भी हमें ठुकरा दिया। तभी उसके कान में आवाज आती है, सब कह रहे थे बारात आ गई है, चलो। श्रुति भी अपने आंसू पोंछती है और सबके साथ नीचे आ जाती है। श्रुति ने नीले रंग का सुंदर सा लहंगा पहना हुआ था जो उसके गोरे बदन पर बहुत जच रहा था। धीरे धीरे करके शादी की सभी रस्में होती हैं। जब जानवी के कन्यादान के समय उसके माँ पापा को बुलाया गया तब श्रुति को अपने माता पिता की भी याद आ गई। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हुई। ऐसे ही विदाई की घड़ी भी नजदीक आ गई, पर श्रुति को हैरानी हो रही थी कि विदाई अभी तक क्यों नहीं हुई। फिर गौरी ने श्रुति को उसके कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। श्रुति को समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर आराम करने के बाद श्रुति की जब आंखें खुलती हैं तो वह देखती है गौरी सोफे पर ही बैठी हुई थी। श्रुति गौरी को जगाती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ पर कितने समय से सो रही है। गौरी उससे कहती है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर आप पहले तैयार हो जाइए। श्रुति उससे पूछती है, पर क्यों? गौरी कहती है, क्योंकि दादी माँ ने आपको बोला है और ये बहुत जरूरी है। पर श्रुति भी ज्यादा सवाल नहीं करती, वह बाथरूम में चेंज करने चली जाती है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, हमें आपको तैयार करने के ऑर्डर मिले हैं। श्रुति उनसे कुछ कहना चाहती थी, पर गौरी सबको देखकर कहती है, आप लोग दीदी की बातें मत सुनिए, फटाफट से अपना काम कीजिए वरना दादी माँ बहुत गुस्सा होंगी। वह लोग थोड़ी देर में श्रुति को तैयार कर देते हैं। श्रुति ने गोल्डन और क्रीम कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसके बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। वह बिल्कुल दुल्हन के गेटअप में तैयार हुई थी। श्रुति ने एक बार फिर से गौरी से पूछा कि वह दुल्हन की तरह क्यों सजाई गई है, पर गौरी कुछ नहीं कहती। गौरी कुछ ही देर में श्रुति को नीचे हॉल में ले जाती है। श्रुति एक नज़र सबको देखती है। सामने एक सुंदर सा मंडप लगा हुआ था और उस मंडप में एक दूल्हा बैठा हुआ था जिसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। श्रुति को समझ ही नहीं आ रहा था ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसे एहसास होता है कोई उसे छू रहा है। वह सामने देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि सामने रीमा जी, आराध्या, नकुल, सार्थक और आरुषि थे और साथ में राहुल भी था। श्रुति एक एक करके सबसे मिलती है और उनसे पूछती है कि वह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी रीमा जी कहती हैं, आज मेरी बेटी की शादी है तो मुझे तो आना ही था। श्रुति को समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। वह किसी तरह बोलने की कोशिश करती है, पर मैं मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। तभी सामने वह देखती है दूल्हे के कपड़े में और कोई नहीं बल्कि साहिल था और एक तरफ दादी माँ का पूरा परिवार खड़ा था। वह एक एक करके सबको देखती है जैसे पूछना चाहती हो यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी साहिल उसके पास आता है और उसके हाथों में जो मेहंदी रची थी उसे दिखाता है। श्रुति देखती है
उसमें साहिल का नाम लिखा हुआ था, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। साहिल उससे कहता है, क्या मेरे साथ भी शादी करने में कोई परेशानी है? मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा और अपने पति होने के सातों वचन निभाऊंगा। मैं तुमसे आज से नहीं, बहुत पहले से प्यार करता हूँ। शायद जब मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ था। तभी श्रुति खींचकर एक थप्पड़ साहिल को मारती है। वहीं आराध्या जैसे ही श्रुति के पास जाने की कोशिश करती है, सार्थक उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो। आराध्या सार्थक को देखकर कहती है, तुम्हें दिखता नहीं है इस लड़की की हरकतें? भला अपने ही होने वाले पति को कौन मारता है? सार्थक आराध्या को देखकर कहता है, अगर अभी तुम इन दोनों के बीच में पड़ोगी तो वह दोनों और गुस्सा करेंगे। तुम अभी थोड़ी देर शांत हो जाओ। साहिल श्रुति को देखकर कहता है, अब क्यों मारा मुझे? जब से मिली हो तब से मार ही खा रहा हूँ तुम्हारे हाथों से। श्रुति रोते हुए उससे गुस्से में कहती है, यही बात अगर पहले बोल दिया होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इतनी परेशानी थोड़ी ना होती। और अभी भी तुम कहकर आए थे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। साहिल मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछता है और कहता है, पहले तुम भी तो अपने प्यार का इजहार कर सकती थी, पर कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। श्रुति रोते हुए साहिल के गले लग जाती है और साहिल भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और सब मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। तभी अरमान और सार्थक खांसने की आवाज निकालते हैं और उन दोनों को देखकर कहते हैं, ओ लैला मजनू, पहले तुम दोनों शादी तो कर लो और अपना ये प्रोग्राम शादी के बाद कंटिन्यू करो। अब तो श्रुति की पलकें ऊपर ही नहीं उठ रही थीं। उसने जल्दबाजी में इतना सब कुछ कर दिया, पर अब उसे शर्म आ रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत साहिल से अलग होकर कहती है, पर तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, और तुम्हारे वह बच्चे। श्रुति रोते हुए कहती है। साहिल मुस्कुराते हुए उसके दोनों गाल पकड़कर खींचता है और कहता है, बेवकूफ, मेरी कोई शादी नहीं हुई थी। वह तो मैं उन बच्चों की हेल्प करता हूँ जिनका कोई नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम पर सिर्फ मेरा हक है और मेरे अलावा तुम किसी और की नहीं हो सकती। श्रुति भी वैसे ही कहती है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। थोड़ी ही देर में साहिल और श्रुति की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पंडित जी श्रुति और साहिल को फेरों के लिए खड़ा होने के लिए कहते हैं। साहिल मजबूती से श्रुति का हाथ थाम लेता है, जैसे बताना चाहता हो वह हर पल उसके साथ रहेगा। और श्रुति भी ये महसूस कर लेती है। जब कन्यादान के लिए श्रुति के माता पिता को बुलाते हैं, तब श्रुति की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तब रीमा जी, सुधा जी और कैलाश जी श्रुति का कन्यादान करते हैं। श्रुति को बहुत हैरानी होती है। उसने कभी सोचा नहीं था उसके साथ कभी कुछ ऐसा होगा। सुधा जी साहिल की तरफ देखकर कहती हैं, साहिल, श्रुति हमारी बहू है, पर उससे पहले वह इस घर की बेटी है, इसलिए उसे कभी कुछ दुख देने की कोशिश मत करना। साहिल भी मुस्कुराते हुए उनसे वादा करता है कि वह हमेशा उसे खुश रखेगा। साहिल जब श्रुति की मांग में सिंदूर लगाता है, तब श्रुति की आंखों से 2 बूंद आंसू नीचे गिर जाते हैं, पर वह नीचे गिरते उससे पहले ही साहिल उसे थाम लेता है और श्रुति के आंसू पोंछते हुए कहता है, मेरी श्रुति की आंखों में से ये कीमती मोती बर्बाद हों, मैं नहीं चाहता। श्रुति उसकी इस बात पर बस मुस्कुराकर रह जाती है। साहिल फिर अरमान साहिल के गले लगता है और धीरे से उसके कान में कहता है, बस अब जल्दी से मुझे चाचू बना दे। साहिल उसके पेट पर एक मुक्का मारता है और कहता है, बकवास बंद कर अपनी, वरना निशा से कह दूंगा कि मैंने तुझे 2 महीने पहले एक लड़की के साथ देखा था। अरमान चिढ़कर कहता है, तू दोस्त है या दुश्मन? साहिल कहता है, जो तू समझे। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। साहिल और श्रुति की शादी तक जानवी भी वहीं पर रहती है। फिर जानवी की विदाई होती है और साहिल श्रुति के साथ दोबारा से महल में प्रवेश करता है और इस बार श्रुति एक बहू के रूप में उस घर में आती है। साहिल और श्रुति की शादी की रस्में भी हो रही होती हैं। दादी माँ और सुधा जी ने श्रुति के परिवार वालों को भी रोक लिया था। वह लोग यहाँ से 2 दिन बाद जाने वाले थे और 2 दिन बाद श्रुति भी साहिल के साथ मुंबई जाने वाली थी। सब रस्म होते होते रात हो गई थी। रात को साहिल जब अपने कमरे में आता है, तब वह देखता है उसका कमरा फूलों और कैंडल से बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था और वह देखता है श्रुति बालकनी में खड़ी है और चांद को देख रही है। उसने एक लाल कलर की विद गोल्डन बॉर्डर्स साड़ी पहनी हुई है और बाल खुले हुए हैं। साहिल उसके पास आता है और उसे अपनी तरफ घुमाता है और देखता है श्रुति के गले में मंगलसूत्र, पतला सा सोने का हार, कानों में झुमके, मांग में सिंदूर, माथे पर एक लाल रंग की बिंदी
और उसकी शर्म से झुकी हुई पलकें और उसके गुलाबी होठ। जब श्रुति को साहिल का ऐसे देखना बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह तुरंत साहिल के सीने में छुप गई और साहिल ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। वह दोनों इस एहसास में ही गुम हो गए थे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।